अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे जो कि है विल्सन क्लाउड चैम्बर। विल्सन क्लाउड चैम्बर बेसिकली एक रेडिएशन डिटेक्टर है। रेडिएशन डिटेक्टर मतलब ऐसी डिवाइस जो कि रेडिएशंस को डिटेक्ट करती है, इसे हम कहते हैं रेडिएशन डिटेक्टर। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम जानते हैं रेडियो एक्टिविटी को इन डिटेल हमने डिस्कस किया है इन प्रीवियस लेक्चर अबाउट न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर। हमारे पास तीन तरह की रेडिएशंस अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस हैं जो कि अमिट होती हैं फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस। और अनस्टेबल न्यूक्लियस जब स्टेबिलिटी को अचीव करने की कोशिश करता है तो वो अपनी एक्सेस एनर्जी को अमिट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस। स्टूडेंट्स, हमने इन रेडिएशंस की डिफरेंट आयोनाइजेशन पावर और पेनिट्रेशन पावर को इन डिटेल डिस्कस किया था। सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि आयोनाइजेशन पावर में क्या डिफरेंस है अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस को अगर देखा जाए तो। अल्फा पार्टिकल्स चूंकि डबल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो ये जब किसी एटम के करीब से गुजरते हैं तो एटम के आउटरमोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं और इस तरह से आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके एटम को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू पॉजिटिव आयन। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि आयोनाइजेशन प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा इज मच ग्रेटर, जबकि बीटा पार्टिकल्स को अगर देखा जाए तो बीटा पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। सो ये एटम के आउटरमोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सिव फोर्स लगाते हुए उन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। तो इस तरह से एटम कन्वर्ट हो जाता है इनटू आयन। अब स्टूडेंट्स, चूंकि बीटा पार्टिकल्स लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, इनकी एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स की निस्बत कम होती है, सो ये लेस आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। सो गैमा पार्टिकल्स चूंकि न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ये आयोनाइजेशन ना तो अट्रैक्टिव बिहेवियर और ना ही रिपल्सिव बिहेवियर की वजह से जनरेट करते हैं, बल्कि ये डायरेक्टली हिट करेंगे इलेक्ट्रॉन को। और अगर ये डायरेक्टली हिट कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन को तो इस तरह से एनर्जी का एक्सचेंज करके इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट शेल से रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से एटम कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आयन। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, सबसे कम आयोनाइजेशन गैमा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं और जो दरमियानी आयोनाइजेशन है वो बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। और यही इन तीनों पार्टिकल्स में जो आयोनाइजेशन के डिफरेंसेस हैं, इन्हें ही यूज करके हम विल्सन क्लाउड चैम्बर में रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं, इन रेडिएशंस को स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। स्टूडेंट्स, विल्सन क्लाउड चैम्बर को स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रेडिएशन डिटेक्टर्स क्या हैं, रेडिएशन डिटेक्टर्स क्यों बनाए गए, रेडिएशन डिटेक्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। चूंकि स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में अमिट होने वाली रेडिएशंस विजिबल रेडिएशंस नहीं होती, इन्हें हम देख नहीं सकते, इन रेडिएशंस को हम अपने सेंसेस की मदद से परसीव नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इस तरह की कोई डिवाइस डिज़ाइन की जाए जिसकी मदद से हम रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकें। यानी अगर हमारे बैकग्राउंड में कोई रेडियो एक्टिव सोर्स पड़ा हो तो रेडिएशन डिटेक्टर्स की मदद से हम मालूम कर सकें कि इस रेडियो एक्टिव सोर्स से किस तरह की रेडिएशंस का एमिशन हो रहा है, इस रेडियो एक्टिव सोर्स से एमिट होने वाली रेडिएशंस की एनर्जी क्या है और इनकी इंटेंसिटी क्या है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो रेडिएशन डिटेक्टर बनाया गया वो है विल्सन क्लाउड चैम्बर। विल्सन क्लाउड चैम्बर, इस टाइटल में ही साइंटिस्ट का नाम मौजूद है और इस टाइटल में ही इस चैम्बर की वर्किंग डिस्क्राइब की गई है। स्टूडेंट्स, CTR विल्सन एक साइंटिस्ट था जिसने ये चैम्बर डिजाइन किया और उसी के नाम पर ही इसे विल्सन क्लाउड चैम्बर का नाम दिया गया। अब यहाँ क्लाउड वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को,
यानी जहाँ क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी और उन क्लाउड्स की फॉर्मेशन से ही हम रेडिएशंस को स्टडी करेंगे। अब किस तरह के क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी और ये क्लाउड्स कैसे बनेंगे, इन्हें हम इन डिटेल इसकी वर्किंग में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रिंसिपल को अगर इन शॉर्ट सिंगल लाइन में हम डिस्क्राइब करें तो हम इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, द सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कंडेंस मोर ऑन आयंस। अब ये सुपर सैचुरेटेड वेपर्स क्या हैं, ये कैसे बनते हैं, इनकी कैसे कंडेंसेशन होती है आयंस पर, और ये आयंस कहाँ से आए, इन्हें हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्टूडेंट्स, विल्सन क्लाउड चैम्बर की अगर हम कंस्ट्रक्शन को ऑब्जर्व करें तो इसे बनाने के लिए एक ग्लास चैम्बर का इस्तेमाल किया गया। इस ग्लास चैम्बर के लेफ्ट और राइट साइड पे दो ग्लास विंडोज लगी हुई हैं। एक ग्लास विंडो की मदद से हम रेडिएशंस को एंटर करते हैं और दूसरी ग्लास विंडो की मदद से हम लाइट को एंटर करके इन रेडिएशंस को विजिबल बनाते हैं। स्टूडेंट्स, जहां आपको एक ग्लास शीट नजर आ रही होगी, इस ग्लास शीट के ऊपर यहाँ हमने एक कैमरा रखा हुआ है जिसकी मदद से हम रेडिएशंस को देखते हैं। यहाँ आपको मूवेबल पिस्टन भी नजर आ रहा होगा। मूवेबल पिस्टन की मदद से हम इस चैम्बर के अंदर प्रेशर को लो करते हैं। यानी जब हम इस पिस्टन को मूव करेंगे तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, लो प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस पिस्टन की मदद लेंगे और यहाँ आपको एक होल नजर आ रहा है जिसकी मदद से एयर इस चैम्बर से रिमूव होगी। यहाँ एक हमने बैटरी भी अटैच की हुई है और ये बैटरी अब किस तरह से काम करेगी इसे हम नेक्स्ट इसकी वर्किंग में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, विल्सन क्लाउड चैम्बर की कंस्ट्रक्शन में आपने ऑब्जर्व किया कि ये बेसिकली हमारे पास एक ग्लास का चैम्बर है और इसके ग्लास के चैम्बर की दो विंडोज हैं। एक साइड की विंडो में से हम रेडिएशंस को एंटर करते हैं, दूसरे साइड पे जो विंडो है जहाँ से हम लाइट को फॉल करते हैं, और इसके ऊपर एक ग्लास शीट है जहाँ कैमरा रख के हम रेडिएशंस को स्टडी करते हैं। यहाँ हमने एक मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ है और पिस्टन के ऊपर एक फेल्ट पैड पड़ा हुआ है। अब स्टूडेंट, जब हम इसकी वर्किंग को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ तीन प्रोसेस बैक टाइम पे होते हुए नजर आएंगे और वो तीन प्रोसेस हैं द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, द एंट्रेंस ऑफ रेडिएशंस एंड द एंट्रेंस ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट इसकी वर्किंग स्टार्ट करने से पहले हम इस पिस्टन को मूव करते हैं इनवर्ड डायरेक्शन में। इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करके यहाँ हम वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मतलब इस चैम्बर में जितनी एयर मौजूद होगी कोशिश करेंगे कि उसको रिमूव किया जाए और यहाँ वैक्यूम क्रिएट किया जाए। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इस पिस्टन के ऊपर पड़ी हुई ये जो फेल्ट पैड शीट है इसे सोक करेंगे विद अल्कोहल। अल्कोहल इसलिए यूज कर रहे हैं कि अल्कोहल इजीली वेपोराइज हो जाता है इवन एट रूम टेम्परेचर। सो स्टूडेंट्स, जब हमने इस फेल्ट पैड को सोक किया अल्कोहल से तो यहाँ इस चैम्बर में अल्कोहल के वेपर्स जनरेट होंगे। अब ये अल्कोहल के वेपर्स इस चैम्बर में मौजूद एयर के साथ मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स स्टार्ट में हमने पिस्टन को मूव करके जहां वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन अब इस चैम्बर में 100% एयर रिमूव नहीं होगी बल्कि कुछ न कुछ एयर की कंसंट्रेशन मौजूद होगी और वो एयर की कंसंट्रेशन जब अल्कोहल के वेपर्स के साथ मिक्स होगी तो यहाँ से हमारी एयर में सैचुरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। यानी एयर में सैचुरेशन प्रोड्यूस होगी, एयर में नमी प्रोड्यूस होगी, किसकी वजह से? अल्कोहल के वेपर्स की वजह से। सो अब हम एयर को कहेंगे कि हमारी एयर क्या बन गई है? सैचुरेटेड एयर बन गई है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम इस पिस्टन को मूव करेंगे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी यहाँ हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोड्यूस करेंगे। एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब हम इस सिस्टम में ना तो कोई हीट एंटर करेंगे और ना ही सिस्टम में से हीट रिमूव करेंगे। इस पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे तो इसका मतलब इस पिस्टन में मौजूद एयर पे जो प्रेशर है हम वो रिड्यूस कर रहे हैं
और जब प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ एयर के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब अगर यहाँ प्रेशर रिड्यूस हो रहा है तो इट मीन्स इस चैम्बर में मौजूद जो एयर है उसका टेम्परेचर भी रिड्यूस हो रहा है। और अगर इसका टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है तो मतलब यहाँ इस अल्कोहल के मजीद वेपर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारी सेचुरेटेड एयर, अब चूंकि यहाँ मजीद एयर के वेपर जनरेट हुए हैं तो सेचुरेटेड एयर सुपर सेचुरेटेड एयर बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट्स टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है तो टेम्परेचर रिड्यूस होने से यहाँ ये सुपर सेचुरेटेड स्टेट थोड़ी देर के बाद कंडेंस करना स्टार्ट हो जाएगी, जमना स्टार्ट कर देगी। अब चूंकि हमने कहा था कि जैसे ही हम पिस्टन को नीचे मूव करेंगे उसी वक्त यहाँ से रेडिएशंस को भी एंटर करेंगे। स्टूडेंट्स जब हमने पिस्टन को नीचे मूव किया, पिस्टन को नीचे मूव करने से यहाँ सुपर सेचुरेटेड वेपर जनरेट हुए और ये सुपर सेचुरेटेड वेपर जब जनरेट हुए तो यहाँ से रेडिएशंस भी एंटर हो रही हैं और ये रेडिएशंस इन सुपर सेचुरेटेड वेपर्स को आयोनाइज करना स्टार्ट कर देंगी। लेट्स सपोज ये रेडिएशन जो एंटर हो रही है ये अल्फा रेज है। ये अल्फा रेज जब आके इन सुपर सेचुरेटेड वेपर्स को हिट करेंगी, यानी इन अल्फा रेज के रास्ते में जो सुपर सेचुरेटेड वेपर्स आएंगे इन्हें हिट करके ये आयोनाइज कर देगी। स्टूडेंट्स अब यहाँ इसके रास्ते में एक आयंस का ट्रैक जनरेट हो जाएगा। अब सराउंडिंग में जो सुपर सेचुरेटेड वेपर जनरेट हुए थे, चूंकि लो टेम्परेचर की वजह से वो कंडेंस होंगे तो वो प्रेफर करेंगे कि ये जो पॉजिटिव आयंस जनरेट हुए हैं यहाँ आके इनके ऊपर जमना स्टार्ट कर दें, इनके ऊपर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाए। स्टूडेंट्स अब यहाँ हमें एक ट्रैक नजर आएगा कंडेंस्ड सेचुरेटेड वेपर्स का, यानी वो सुपर सेचुरेटेड वेपर जो कंडेंस हुए थे वो हमें इस तरह से यहाँ विजिबल होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम लाइट को भी एंटर कर रहे हैं और कैमरा की मदद से इन ट्रैक्स को स्टडी भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हमने देखा इसकी वर्किंग में कि जब हम पिस्टन को मूव करते हैं इन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो यहाँ सुपर सेचुरेटेड वेपर जनरेट होते हैं। इन सुपर सेचुरेटेड वेपर्स को रेडिएशंस हिट करके आयोनाइज करती हैं और आयोनाइजेशन का प्रोसेस जनरेट होता है। अब इन रेडिएशंस के रास्ते में क्योंकि यहाँ आयन जनरेट हो गए हैं तो सराउंडिंग में मौजूद सुपर सेचुरेटेड वेपर्स इन पॉजिटिव आयंस के ऊपर आके कंडेंस हो जाते हैं और यहाँ से हमें एक क्लाउड सा नजर आता है, क्लाउड जनरेट हो जाता है सुपर सेचुरेटेड वेपर्स का इन द कंडेंस्ड फॉर्म, तो उसे हम कैमरा की मदद से ऑब्जर्व करते हैं। स्टूडेंट्स अब हमने वर्किंग को डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं कि रेडिएशंस के किस तरह के पैटर्न जनरेट होंगे और ये पैटर्न्स हमें क्या इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट रेडिएशंस। वेरी फर्स्ट लेट्स सपोज अल्फा पार्टिकल्स एंटर हो रहे हैं और ये अल्फा पार्टिकल्स जब सुपर सेचुरेटेड वेपर्स को हिट करेंगे तो ये उन्हें आयनाइज करेंगे। अब सराउंडिंग में मौजूद सुपर सेचुरेटेड वेपर्स इन पॉजिटिव आयंस के ऊपर आकर कंडेंस होंगे, जमना स्टार्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास एक क्लाउड की फॉर्मेशन होगी और इस क्लाउड को हम कैमरा की मदद से डिटेक्ट करेंगे। चूंकि अल्फा पार्टिकल्स हैवी पार्टिकल्स हैं तो ये अल्फा पार्टिकल जो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे वो एक कंटिन्यूस आयोनाइजेशन होगी, एक सीधा ट्रैक आपको मिलेगा और जहाँ जो क्लाउड्स मिलेंगे वो भी एक थिक क्लाउड जनरेट होगा। स्टूडेंट्स हम कहते हैं इस बेस पे कि यहाँ हमारे पास जो ट्रैक जनरेट हो रहा है वो थिक और कंटिन्यूस ट्रैक है। चूंकि अल्फा पार्टिकल्स हैवी पार्टिकल्स हैं ये इजीली डिफ्लेक्ट नहीं होते, ये बिल्कुल सीधे एक डायरेक्शन में मूव करते हुए आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते जाते हैं जिस पाथ से ये गुजरते हैं। यहाँ हमारे पास इंटेंस आयोनाइजेशन प्रोड्यूस होती है। कौन इंटेंस आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है? अल्फा पार्टिकल्स इंटेंस आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर लेट्स सपोज यहाँ एक बीटा पार्टिकल एंटर होगा इस चैम्बर में तो बीटा पार्टिकल्स भी अपने रास्ते में आने वाले सुपर सेचुरेटेड वेपर्स को आयोनाइज करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास एक थिन और डिसकंटिन्यूस ट्रैक जनरेट होगा।
थिन और डिसकंटिन्यूस ट्रैक जनरेट होने की रीज़न ये है कि जहाँ बीटा पार्टिकल्स चूंकि लाइटर पार्टिकल्स हैं, ये इजीली डिफ्लेक्ट हो सकते हैं अपने रास्ते में आने वाले सुपर सैचुरेटेड वेपर से। सो स्टूडेंट्स, यहाँ बीटा पार्टिकल जब एंटर होंगे तो बीटा पार्टिकल्स एंटर होके अपने रास्ते में आने वाले सुपर सैचुरेटेड वेपर्स को आयोनाइज तो करेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये चूंकि लाइटर हैं तो ये डिफ्लेक्शन फील कर सकते हैं और डिफ्लेक्शन की वजह से इनका जो पाथ है, ट्रैक है, वो कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि यहाँ आपको बेंड्स नजर आ रहे हैं, जगह जगह नजर आ रहा है कि ये अपने पाथ को चेंज कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, बीटा पार्टिकल्स लाइटर होने की वजह से आपको पता है कि ये जो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं वो भी लेस आयोनाइजेशन होती है। लास्ट पे अगर हम गैमा पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करें तो गैमा पार्टिकल चूंकि मैसलेस पार्टिकल्स होते हैं, लाइटेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो ये जब एंटर होंगे तो ये सबसे कम आयोनाइजेशन को प्रोड्यूस करेंगे और लाइटेस्ट होने की वजह से इनका जो ट्रैक है वो भी कोई डेफिनेट ट्रैक नहीं होगा। चूंकि गैमा पार्टिकल्स एक्सट्रीमली लाइटेस्ट पार्टिकल हैं, सो ये इजीली डिफ्लेक्ट होंगे अपने रास्ते में आने वाले सुपर सैचुरेटेड वेपर्स को। जब ये हिट करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि इनके पाथ में भी चेंज आए, तो इनका जो ट्रैक होगा वो कुछ इस तरह का डिसकंटिन्यूस ट्रैक होगा। ये इनकी जो आयोनाइजेशन है वो सबसे कम आयोनाइजेशन है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स के केस में हमारे पास थिक और कंटिन्यूस ट्रैक आते हैं, बीटा पार्टिकल्स के केस में थिन और डिसकंटिन्यूस ट्रैक्स आते हैं, जबकि गैमा पार्टिकल्स कोई डेफिनेट ट्रैक प्रोड्यूस नहीं करते। स्टूडेंट्स, विल्सन क्लाउड चैम्बर के साथ हमने एक 1 किलो वोल्ट की बैटरी भी अटैच की हुई है। अब ये 1 किलो वोल्ट का वोल्टेज सोर्स क्यों यूज हो रहा है? लेट्स सपोज अगर हमने एक बार इस रेडिएशन चैम्बर को यूज किया है टू स्टडी रेडिएशन विच आर एमिटेड फ्रॉम सम रेडियो एक्टिव सोर्स। अब ये रेडिएशन जब इस चैम्बर में एंटर होती हैं तो ये आयोनाइजेशन क्रिएट करती हैं, आयोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब यहाँ जब आयन जनरेट हो गए हैं तो उसकी मदद से हमने रेडिएशंस को स्टडी किया था। स्टूडेंट्स, थोड़ी देर बाद लेट्स सपोज हम कोई न्यू रेडियो एक्टिव सोर्स लेकर उसकी रेडिएशंस को स्टडी करना चाह रहे हैं सेम चैम्बर को यूज करते हुए। अब इस सेम चैम्बर को दोबारा यूज के काबिल हम कैसे बनाएंगे? हम चाहेंगे कि इस चैम्बर में जो ऑलरेडी फर्स्ट सोर्स ने आयन जनरेट किए थे वो इस चैम्बर से रिमूव हो जाएं। उन आयंस को रिमूव करने के लिए हम इस वोल्टेज सोर्स की हेल्प करेंगे। अब यहाँ अगर पॉजिटिव आयन जनरेट हुए थे तो ये पॉजिटिव आयंस को हम यहाँ चाहेंगे कि ये बैटरी अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और अट्रैक्ट करके उन्हें इस चैम्बर से रिमूव कर दे। यानी इस तरह से हम अनवांटेड आयोनाइजेशन को रिमूव करेंगे फ्रॉम द चैम्बर, ताकि हम इस चैम्बर को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना सकें। अब स्टूडेंट्स, इस चैम्बर की सराउंडिंग में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो तब भी हम रेडिएशंस को स्टडी कर सकते हैं। सराउंडिंग में जब हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो यहाँ एंटर होने वाली रेडिएशंस डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट होंगी और उनकी जो डिफ्लेक्शन की स्पीड है, उनकी जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है, वहाँ से भी हमें रेडिएशंस के हवाले से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये रेडिएशंस किस किस्म का चार्ज कैरी करती हैं, इन रेडिएशंस पे मैस क्या है, इन रेडिएशंस की एनर्जी क्या है।